आज अविनाश जी बहुत खुश हैं और बैंड बाजा वालों से कह रहे हैं, अरे भैया, जरा जोश के साथ बैंड बजाना। भले ही पैसे थोड़ा ज़्यादा ले लेना, क्योंकि भैया हमारा एक ही बेटा है। तो इसी की ही शादी में हमने अपने दिल के अरमान पूरे करने हैं। बैंड वालों को समझाकर अविनाश जी भीतर गए तो शोभा जी को देखते ही रह गए। तभी उनकी छोटी साली ने पीछे से शब्दबाण छोड़ा, क्यों जीजा जी, थोड़ा सालियों को भी देख लो मुड़ के। बीवी को देखते देखते पूरे 30 साल हो गए। अविनाश जी शोभा जी के कंधों में हाथ रखते हुए बोले, अरे हमारी धर्मपत्नी जी हैं ही इतनी खूबसूरत कि किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शोभा जी शर्माते हुए बोली, छोड़ो भी, आपका सूट आ गया है, जाकर तैयार हो जाओ। अरे मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, अविनाश जी ने शोभा जी को चिढ़ाते हुए कहा। शोभा जी अविनाश जी को प्यार से धकेलते हुए बोली, दूल्हे के पिता हो, आज तो थोड़ा रौबदार लगना चाहिए आपको। तभी तो बहू कहेगी, हाँ मेरे ससुर रौबदार हैं। अविनाश जी बोले, अरे जिसकी शादी हो रही है वह कहाँ है, वह तैयार हुआ कि नहीं? अरे वह अपने कमरे में तैयार हो रहा है, कोई सलून वाला बुलवाया है उसने। अविनाश जी तैयार होने के लिए चले गए। घर की सभी औरतें ब्यूटी पार्लर गई थी। आज सभी में होड़ लगी थी कि कौन सबसे खूबसूरत दिखाई देता है, और घर के सभी लड़के सलून में घुसे पड़े थे कि सबसे हैंडसम कौन लगता है। घर में रह गए बेचारे बुढ़े और बुढ़िया। वेटर टाइम टाइम पर चाय कॉफ़ी लेकर सबको दे जाते। बूढ़े लोगों की तो चाय में ही जान बसी होती है, वह भी अगर ठंड के दिन हो तो। बाहर रसोई में सबके लिए नाश्ता बन गया है। शोभा जी ने सभी लोगों से नाश्ता करने का आग्रह किया। सब लोग नाश्ता करने लगे। तभी अविनाश जी तैयार होकर हॉल में आए तो उनकी बीच वाली साली ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आज तो जीजा जी आप हैंडसम लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप दूल्हे के पिता नहीं, खुद ही दूल्हा हो। अविनाश जी कोट का कॉलर ठीक करते हुए बोले, अब इतना भी झूठ मत बोलो। शोभा जी की 3 बहनें हैं। शोभा जी को मिलाकर 4 बहनें हुई। सभी बहनें अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। शोभा जी शादी से पहले नौकरी किया करती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें ऐसी कोई खास ज़रूरत भी नहीं हुई, क्योंकि अविनाश जी अच्छा पैसा कमा लेते थे। अविनाश जी के परिवार में उनके एक भाई और एक बहन थी। भाई गांव में किसानी का काम करते थे और बहन का ससुराल देहरादून में था। उनके भाई के 2 बेटे थे जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। अविनाश जी शोभा जी से बोले, घर के सब लोग कहाँ हैं भाई? शोभा जी ने तिलक की थाली तैयार करते हुए कहा, घर की सभी लड़कियां और औरतें पार्लर गई हैं और लड़के सलून गए हैं। शोभा जी बोली, कमला, जरा ढोलक लाना बेटा। कमला घर की काम करने वाली है, लेकिन अविनाश जी और शोभा जी ने उसे कभी काम वाली नहीं माना। कमला की उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच है। अविनाश जी उसे पार्क से उठाकर घर लाए थे। एक शाम अविनाश जी घूमने के लिए पार्क गए तो वहाँ उनको कमला मिली। दिसंबर का जैसा महीना, और बेचारी फटे कपड़ों में पार्क की बेंच पर बैठी थी, ठंड से कांप रही थी। अविनाश जी को उसे देखकर दया आ गई। उन्होंने अपना शॉल उसे ओढ़ाया और पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे? वह सिसक सिसक कर रो पड़ी और बोली, गांव से मेरे चाचा चाची मुझे यहाँ घुमाने के लिए लाए थे और बोले तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं, और वह सुबह से अभी तक नहीं आए। उसके सिर पर हाथ फेरकर अविनाश जी बोले, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्ची सिर झुकाए बोली, वह तो कब के मर गए। अविनाश जी को सारा माजरा समझ में आ गया और वह उसे घर ले आए और उसकी खबर पुलिस वालों को दी। कमला को लेने कोई नहीं आया। उस वक्त कमला की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। कमला मंदिर से ढोलक लेकर आई तो शोभा जी ने ढोलक को तिलक किया और सभी उपस्थित मेहमानों का भी तिलक किया। फिर बुजुर्ग औरतों ने शगुन के गीत गाए। अब धीरे धीरे घर में मेहमानों का जमावड़ा लगने लगा। जहाँ पार्लर से तैयार होकर लड़कियाँ औरतें आने लगी, वहीं लड़के भी तैयार होकर सलून से आ रहे थे। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। बाहर बैंड वालों ने भी बैंड बजाना शुरू कर दिया था। पंडित जी बार बार दूल्हे को पुकार रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे। अविनाश जी बोले, कमला बेटा जरा भैया को बुलाकर तो लाओ। कमला दौड़ कर गई
और कमलेश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, भैया आपको बाबूजी ने बुलवाया है। तभी अंदर से आवाज़ आई, तू चल मैं आ रहा हूँ, पापा से कहना बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। कमला इधर से उधर ऐसे दौड़ रही थी जैसे घर का सारा काम उसी के सिर पर हो। दौड़ते समय वह अपने लहंगे को देखती, अपनी चुन्नी को संभालती और अपने आप में ही इतराती। अविनाश जी के पास मंदिर में गई और बोली, बाबूजी भैया कह रहे हैं अभी 2 मिनट में आया। तभी अविनाश जी शोभा जी से बोले, यह लड़का क्या कर रहा है। शोभा जी जैसे ही उठने लगी, कमलेश मंदिर में आ गया। शोभा जी अपने बेटे की बलैया लेती है और विवाह की रस्में शुरू हो जाती हैं। कुछ समय पश्चात बारात अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ती है। दूसरे दिन सुबह वधू का गृह प्रवेश होता है और बाकी बची रस्मों का समापन भी हो जाता है। सब मेहमान धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर विदा होने लगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे। घर की बहू मीनाक्षी को ससुराल आए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन वह जब देखो मोबाइल में लगी रहती। जब भी शोभा जी उसे कुछ काम करने को कहती तो वो कहती, अभी करती हूँ, या फिर कमला से बोल दो। यह सब देख देखकर अविनाश जी गुस्सा करते हैं और शोभा जी से कहते हैं, शोभा तुम कब तक रसोई में घिसती रहोगी, कुछ काम बहू से भी करवाओ। शोभा जी अविनाश जी का गुस्सा शांत करने के लिए कहती, अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा इंजॉय करने दो, फिर तो उसी को ही संभालना है यह सब। यह कहते कहते शोभा जी को 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तो मीनाक्षी ने रसोई में आना ही छोड़ दिया था। वह खाना खाती और जूठे बर्तन सिंक में छोड़ जाती। अविनाश जी यह सब देख रहे थे, लेकिन जान के अनजान बने रहते। वह सोचते कि यह घरेलू मामला है और औरतों का विषय है, इसलिए वह चुप रहना ही बेहतर समझते थे। लेकिन एक रात शोभा जी को बहुत तेज बुखार आ गया। वह रात भर बुखार के कारण सो नहीं पाई और सुबह उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। वह उठने की कोशिश करती, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अविनाश जी बोले, हाँ उठो और बहू बेटे के लिए चाय नाश्ता तैयार करो, चुपचाप लेटी रहो। खबरदार जो बिस्तर से उठी, इस उम्र में शरीर आराम मांगता है और कितना काम करोगी। कमला 2 कप चाय बनाकर ले आई। तभी शोभा जी बोली, कमला भैया भाभी को भी दे दी चाय। नहीं माँ जी, अभी भैया भाभी नहीं उठे, आज संडे है ना। चाय का कप टेबल पर रखते हुए कमला बोली, अपना बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन बहू बेटे की चिंता सता रही है। अरे उन्हें जो चाहिएगा वह ले लेंगे, कोई मेहमान तो है नहीं, या फिर छोटे बच्चे। उन्हें भी तुम्हारी इतनी ही फिक्र है। आजकल तो बेटा भी अपना मुंह नहीं दिखाता है, ऑफिस से सीधे आता है, अपने कमरे में चला जाता है, चाय नाश्ता खाना सब अपने कमरे में करता है। उसे तो यह भी होश नहीं है, इस घर में उसके बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं। बाहर से थैलियों में भर भर के जाने क्या क्या चीज़ लाता है और हमसे छिपाकर सीधे अपने कमरे में दौड़ा ले जाता है। जिन माँ बाप ने थैले भर भर के इसे खिलाए, आज वही बेटा माँ बाप से छिपा छिपा कर चीज़ें ले जाता है। वह कभी सोचता भी नहीं होगा कि हमें कितना बुरा लगता होगा। अरे कौन सा हम उससे कुछ मांग रहे हैं। चाय की चुस्की लेते हुए अविनाश जी बोले। कमला रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी मीनाक्षी की आवाज़ आई, कमला, ओ कमला, कहाँ मर गई सुबह सुबह। शोभा जी और अविनाश जी अपने कमरे से सब सुन रहे थे। अविनाश जी बोले, देखो तुम्हारी लाडली बहू सुबह सुबह कितने तमीज़ से आवाज़ लगा रही है। बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची सबकी नौकर हो गई है। मैं इसे यहाँ काम करवाने के लिए नहीं लाया था। मैंने सोचा बच्ची थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो उसका जीवन सुधर जाएगा और मेरे हाथों कुछ पुण्य हो जाएगा। लेकिन अब तो लग रहा है यह पुण्य नहीं, कमला का शोषण हो रहा है। तभी शोभा जी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा घर का काम भी आना चाहिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं सारा काम देख लूँगी। लेकिन शोभा जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। अब घर का सारा काम का दबाव कमला के कंधों पर आ गया। एक दिन मीनाक्षी ने कमला से ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। कमला ने तो अपनी तरफ से कॉफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कॉफ़ी पाउडर कुछ ज़्यादा ही हो गया था।
इसलिए कॉफ़ी कड़वी हो गई थी। बहू ने कॉफ़ी का घूंट भरते ही फर्श पर थूक दिया और बोली, क्या बनाया है ये? जब बनानी नहीं आती तो बनाई क्यों? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? कपड़ा लाकर इसको साफ कर। कमला ने कपड़ा लाकर फर्श को साफ किया और दूसरे कामों में लग गई। शाम को बेटा ऑफिस से आया तो बहू उससे कह रही थी, कमलेश, तुमने शादी से पहले मुझसे कहा था कि डार्लिंग तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। घर का सारा काम मेरी माँ कर लेती है और छोटे मोटे कामों के लिए नौकरानी रखी है। लेकिन देखो, यहाँ तो मुझे 3 टाइम का खाना तो क्या, एक कॉफ़ी भी अच्छे से नहीं मिल रही है। अब तुम मुझे मेरे मायके छोड़ दो। मैं वहीं रहूँगी जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं हो जाती। अविनाश जी यह बातें सुनकर दंग रह गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि लोग औलाद पैदा क्यों करते हैं, फिर बेटे की शादी क्यों करते हैं? इसलिए कि बुढ़िया सास खाना बनाए और बहू दिन भर आराम फरमाए, और जब बुढ़िया बुड्ढों की तबीयत खराब हो तो बहू मायके चलती बने। मीनाक्षी अपना सामान पैक करने लगी। कमलेश बोला, डार्लिंग, अगर तुम ही इस घर से चली जाओगी तो मेरा मन यहाँ कैसे लगेगा? ऐसा करता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ वहीं चलता हूँ। वैसे भी मीनाक्षी अपने माता पिता की सर चढ़ाई बेटी थी। दोनों ने अपना सामान पैक किया और घर से चलते बने। इधर शोभा जी की तबीयत यह सोच सोच कर खराब हो रही थी कि बेटे की परवरिश में उनसे ऐसी क्या गलती हो गई। पहले तो उनका बेटा ऐसा ना था, फिर शादी के बाद वह ऐसा क्यों हो गया जिसे अपने बूढ़े माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कमला ने शोभा जी की दिन रात सेवा की और उस सेवा का अंजाम यह हुआ कि शोभा जी फिर से स्वस्थ हो गई। अविनाश जी ने शोभा जी का दिन रात ख्याल रखा। अब शोभा जी फिर से रसोई में जाने लगी तो अविनाश जी ने कहा, शोभा, मैंने आज एक मेड बुलाई है। अब से घर का सारा काम वही करेगी। तुम आराम करो और कमला अपने हाई स्कूल की तैयारी करेगी। एक हफ्ते बाद मीनाक्षी के मायके से फ़ोन आया। वह फ़ोन उसकी भाभी का था। हेलो अंकल जी, नमस्कार। मैं मीनाक्षी की भाभी रेनू बोल रही हूँ। अंकल जी, आप मीनाक्षी को अपने पास बुला लीजिए। इसने तो यहाँ मेरा जीना हराम कर दिया है। दिन भर काम कर कर के मैं थक जाती हूँ, लेकिन वह तो एक कप चाय तक नहीं बनाती है, ऊपर से ऑर्डर देती रहती है। भगवान जाने वह आपके वहाँ कैसे रहती होगी। अंकल जी, आपसे मेरी एक विनती है, इस फ़ोन के बारे में आप किसी को मत बताना। अगर मीनाक्षी को पता चल गया तो वह मम्मी पापा से कहकर मुझे घर से निकलवा देगी, क्योंकि वह मम्मी पापा की सर चढ़ाई बेटी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप किसी को कुछ मत बताना और प्लीज़ उसे अपने पास बुला लीजिए। इतने में ही मीनाक्षी की भाभी रेनू ने फ़ोन काट दिया। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी अपने भाई भाभी से झगड़ा करके कमलेश के साथ घर लौटी तो अविनाश जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। वह बोले, बेटा, जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। जब मीनाक्षी बोली तब मीनाक्षी बोली, पापा जी, आप भूल रहे हैं, यह घर हमारा भी है। अगर आपने हमें इस घर से निकालने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको पता है ना? अगर पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं आपको और मम्मी जी को दहेज एक्ट के अनुसार जेल की चक्की पिसवा सकती हूँ। कमलेश खड़ा खड़ा यह सब सुन रहा था। तब शोभा जी आकर बोली, बहू, यह तुम अपने ससुर से कैसे बात कर रही हो? अविनाश जी बोले, शोभा, तुम इन लोगों से कुछ मत कहो, मैंने इनका इंतजाम पहले से ही सोच कर रखा था। अविनाश जी ने अपने कमीज की जेब से मोबाइल निकाला और सीधा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि कैसे बेटा बहू अपनी बीमार माँ को छोड़कर चले गए थे और अब आकर दहेज का झूठा आरोप लगाकर हमें जेल में डलवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दिखा दी। पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन में आकर कार्रवाई की तो बेटा बहू अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तब शोभा जी कमलेश से बोली, तुम तो हमारा खून थे और तुमने ही हमें छोड़ दिया। धमकी देने वाली बहू को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली। साथ में कमलेश को भी
उसका साथ देने के लिए कड़ी सज़ा मिली। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की भाभी अविनाश जी के घर आई और बोली, अंकल जी, मीनाक्षी ने मेरा तो जीना ही हराम कर दिया था। आपने अच्छा सबक सिखाया। अब मीनाक्षी की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। शोभा जी ने घर आकर अविनाश जी से कहा, अविनाश जी, कमलेश हमारा इकलौता बेटा है और मीनाक्षी हमारी इकलौती बहू है। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। तब अविनाश जी बोले, शोभा, मैं उन्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तब शोभा जी बोली, आप उन्हें जेल से रिहा करवा दीजिए, बस मैं आपसे यही चाहती हूँ। अविनाश जी ने शोभा जी को समझाने की कोशिश की, थोड़ा दिन उन्हें हवालात में रहने दो, उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन माँ का दिल माँ का ही होता है। शोभा जी ने अविनाश जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि आप उन्हें जेल से रिहा करवा दीजिए। शोभा जी को समझाते हुए अविनाश जी ने कहा, शोभा, ठीक है, मैं उन दोनों को जेल से रिहा करवा दूंगा, लेकिन अब वह इस घर में नहीं रहेंगे। यह मेरा अंतिम फैसला है। शोभा जी मान गई और अविनाश जी ने कमलेश और मीनाक्षी को जेल से रिहा करवा दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में हमसे कोई उम्मीद न रखें। आज कमला ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वह एक कामवाली से अविनाश जी और शोभा जी की बेटी बन गई है। अविनाश जी और शोभा जी ने कमला को कानूनी तौर पर गोद ले लिया है। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।